गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. वॉइस क्लियर, वीडियो क्लियर. कंफर्म करेंगे बच्चा. ऑल क्लियर. फटाफट से कंफर्म करेंगे. वॉइस इज क्लियर, वीडियो इज क्लियर. वेलकम टू चार्टर्ड कॉमर्स यूट्यूब चैनल. फटाफट से कनेक्ट हो जाएंगे बच्चे. फटाफट से जुड़ेंगे. वॉइस ऑडियो सब क्लियर. काइंडली कंफर्म. मोहित साहब कह रहे हैं यस. तिवारी जी भी कह रहे हैं कि सर ऑल क्लियर. वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. बाकी बच्चे चलिए फटाफट से जुड़ेंगे भाई. हाँ जी. बाकी बच्चे ठंड में थोड़ा सा कंबल से हाथ बाहर निकालिए और लिखिए ऑल क्लियर. चलिए भाई. यस, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. गोपाल जी कह रहे हैं यस सर. चलिए, सुबह सुबह गोपाल जी के दर्शन होने से बढ़िया क्या है भाई. ऑल क्लियर. हिमांशु साहब, दिव्या, फर्स्ट चैप्टर है नहीं बच्चे. गोपाल जी ऑल क्लियर. चलिए, आज का इंट्रोडक्शन क्लास है तो थोड़ा सा हम लोग स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे बच्चे कि माइक्रो इकोनॉमिक्स और स्टैट्स वाले पोर्शन को किस तरीके से कवर करेंगे, कौन कौन से चैप्टर का क्या क्या ऑर्डर होगा, अगले 1 महीने 1.5 महीने तक हम लोगों की क्या स्ट्रैटेजी होगी, उसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करेंगे. क्लियर है जी बच्चे. चलिए चलिए, इधर इधर आ जाओ बच्चा, ध्यान से समझेंगे. सबसे पहले अब ऑब्वियस ही बात है कि जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स हैं उनका फेब मार्च में फाइनल एग्जामिनेशन होगा. तो हमारा प्रयास होगा कि सबसे पहले वो सारे चैप्टर कवर करें जो आपके फाइनल एग्जाम के लिए रेलेवेंट है. समझ में आ रही बाजी बच्चे. यही रीजन है कि सीधे सीधे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर से स्टार्ट करेंगे. क्लियर है जी बच्चा. अब क्या ऑर्डर होगा भाई, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. उसके बाद लॉ ऑफ सप्लाई. उसके बाद प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम और प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. ऐसे प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम जो टॉपिक है बस एक दिन का टॉपिक है, दैट हैज बीन डिलीटेड फ्रॉम योर सिलेबस. लेकिन हम कोशिश करेंगे अगर समय रहेगा तो वो टॉपिक भी आपको पढ़ा देंगे. तो ये हम लोगों का ऑर्डर रहेगा भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि ज्यादातर बच्चे जो स्कूल वाले हैं और उनके एक स्कूल में जो एग्जाम आएगा उसमें यही सारे चैप्टर्स आएंगे. क्लियर है जी बच्चे. इसीलिए इसी चैप्टर से हम लोग इसी ऑर्डर को फॉलो करेंगे. क्लियर है बच्चा. उसके बाद सर स्टैट्स भी बताएंगे. बिल्कुल स्टैट्स भी बताएंगे बच्चे, लेकिन स्टैट्स में जो प्रैक्टिकल चैप्टर्स हैं, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वाले चैप्टर और जो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के लिए रेलेवेंट है, वापस से हम लोग वही फॉलो करेंगे. जैसे कौन कौन सा चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे भाई. मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर. कम से कम ये 5 चैप्टर में से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो तो हम लोग कवर करेंगे ही. उसके बाद सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी, आपका जैसा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लोग कवर करेंगे. क्लियर है जी बच्चे. तो वापस से रिपीट करते हैं बच्चा. माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे भाई. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में डिमांड, सप्लाई, प्रोडक्शन, कॉस्ट, रेवेन्यू, मार्केट, मार्केट इक्विलिब्रियम एंड सब्जेक्ट टू टाइम अवेलेबिलिटी, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम. क्लियर है जी बच्चे. और स्टैट्स में क्या पढ़ेंगे भाई. मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर. इसके अलावे अगर आपके फाइनल एग्जाम में कोई चैप्टर आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा है, तो आप पहले मुझे बता दें सो दैट कि उस हिसाब से हम प्लान कर लें. बोलो बच्चा. इन सारे चैप्टर्स के अलावे अगर आपके फाइनल एग्जाम्स में कोई चैप्टर आ रहे हैं, रिलेवेंट है, तो वो हम लोग बाद में कवर कर लेंगे. मुझे भी एक आइडिया होना चाहिए. जल्दी से आप रिस्पॉन्स करेंगे. वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स. रॉबिन साहब क्या क्लियर नहीं हुआ बच्चा, बोलो. स्टैट से थ्योरी शुरू वाले जो आपके हाफ ईयरली एग्जाम्स वगैरह होते हैं वो सब में थ्योरी आते हैं. ज्यादातर केसेस में थ्योरी कंपैरेटिवली कम रहते हैं. फिर भी अगर आपको ऐसा लगेगा, ऐसे मीन, मीडियन, ये सब का थ्योरी तो हम लोग पढ़ेंगे ही बच्चे. ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ क्वेश्चंस कराएंगे आपको. मीन, मीडियन, मोड, कोरिलेशन, इंडेक्स नंबर, ये सारे चैप्टर का थ्योरी भी हम लोग करेंगे और क्वेश्चंस भी करेंगे. तो बचा क्या, शुरू का बेसिक वाला चैप्टर बच गया. क्लियर है. और बोलेंगे बच्चा. नहीं बच्चे, फर्स्ट चैप्टर नहीं है. फोर्थ या फिफ्थ चैप्टर होगा लॉ ऑफ डिमांड. क्लियर है बच्चा.
रॉबिन साहब पूछ रहे हैं सीयूईटी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं सीयूईटी के लिए भी बताऊंगा बच्चे अभी आपको। चलिए शुरू करते हैं बच्चा। यस, माइक्रो इकोनॉमिक्स का रेलेवेंस, इंपॉर्टेंस, सीबीएसई वाले बच्चे आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि आगे चल के क्लास 12 एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने के बाद जब आप सीयूईटी का एग्जाम देंगे, या अगर कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कि सीए फाउंडेशन करना चाहते हैं, सीएमए करना चाहते हैं, बीबीए करना चाहते हैं, इन सारे बच्चों के लिए सीयूईटी हो, सीए फाउंडेशन हो, सीएमए हो, ये सारे के सारे बच्चे, इनफैक्ट बीबीए वाले जो स्टूडेंट्स होंगे जो आगे चल के बीबीए वगैरह करना चाहते हैं, उन सबको माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ना है बच्चे। सीयूईटी अगर आप स्पेसिफिक बात करें तो सीयूईटी में भी आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्लास 11 में जो सीबीएसई वाले स्टूडेंट्स होते हैं या क्लास 12 में जो होते हैं, उनके साथ एक समस्या आती है। क्या समस्या आती है भाई? कि माइक्रो इकोनॉमिक्स 11 वाले बच्चे तो 11 में ही पढ़े, सीबीएसई वाले बच्चे 11 में ही पढ़ लिए रहते हैं, अब 12 में वो पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी, तो चूंकि एक साल का गैप हो जाता है तो थोड़ा सा माइक्रो इकोनॉमिक्स वो भूल जाते हैं। क्लियर है जी बच्चे? तो आपके लिए अभी भी एक ऑप्शन है, जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स हम लोग थोड़ा फास्ट ट्रैक मोड में यहां पे अगले 1-1.5 महीने में डिस्कस करेंगे। क्लियर? हाँ, मैं एक बात क्लियर कर दूं बच्चे, 1-1.5 महीने में ही लगभग इतने सारे चैप्टर्स और टॉपिक्स हमको पढ़ाने हैं, तो थोड़ा सा स्पीड मेरा ज्यादा रहेगा। क्लियर है जी बच्चे? सारे नोट्स हम आपको प्रोवाइड कर देंगे भाई, जो भी नोट्स यहां दिख रहा है वो सारे कंसर्न मैनेजमेंट जो है वो आपको नोट्स प्रोवाइड कर देंगे। थोड़ा स्पीड मेरा ज्यादा रहेगा, लेकिन डायग्राम्स, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वो तो बिल्कुल हम और आप साथ साथ करेंगे। क्लियर है जी बच्चे? चले आगे बढ़ते हैं बच्चा। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स में चैप्टर से, दैट चैप्टर इज लॉ ऑफ डिमांड। इधर ध्यान से समझेंगे बच्चे, बिल्कुल हमारी ध्यान बात को आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले लॉ ऑफ डिमांड वाला जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग किसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं? तो लॉ ऑफ डिमांड वाले चैप्टर में हम लोग बायर, कंज्यूमर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। क्लियर है जी बच्चे? एक बात इसमें मैं बताना चाहूंगा बच्चे, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर। ऑब्वियसली आपको पता होगा देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन अ कंज्यूमर एंड अ कस्टमर। कंज्यूमर और कस्टमर में डिफरेंस है। एनीवन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंज्यूमर एंड कस्टमर? कोई बच्चा बताएगा भाई? तो भाई इधर 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 हमारी बात ध्यान से समझेंगे। कंज्यूमर इज द पर्सन हु फाइनली यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज। कंज्यूमर वो व्यक्ति है जो फाइनली गुड्स और सर्विसेज को यूज करता है, कंज्यूम करता है। और कस्टमर किसको बोलते हैं? नॉर्मली द पर्सन हु बाइज गुड्स एंड सर्विसेज इज नोन एज अ कस्टमर। जो गुड्स और सर्विसेज को परचेज करता है, खरीदता है, उसको हम लोग बोलते हैं दैट पर्सन नोन एज अ कस्टमर। क्लियर है जी बच्चे? तो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। अब ये कस्टमर और कंज्यूमर जो है वो एक व्यक्ति भी हो सकते हैं और अलग अलग व्यक्ति भी हो सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल ध्यान देंगे बच्चे, सपोज यहां से क्लास वास कंप्लीट करके मैं घर गया। जैसे ही घर गया तो छोटका बचवा है मेरा, क्लास 2 में पढ़ता है, बोला देखिए ना पापा मेरा तो पेन ही पेंसिल सब खत्म हो गया है। बोले अच्छा ऐसा क्या, रुको हम खरीद के लेके आते हैं। मैं उसके लिए स्टेशनरी शॉप पे गया भाई, और 2-4 पैकेट पेंसिल का परचेज करके लाया। दुकान वाले के पॉइंट ऑफ व्यू से चूंकि हम परचेज कर रहे हैं पेंसिल, हम कौन हो गए भाई? तो कस्टमर। लेकिन अल्टीमेटली उस पेंसिल को यूज कौन करेगा भाई? बचवा यूज करेगा। क्लियर है जी बच्चे? तो बचवा कौन हो गया भाई? कंज्यूमर। द पर्सन हु फाइनली यूजेस और कंज्यूम्स गुड्स और सर्विसेज, दैट पर्सन इज नोन एज अ कंज्यूमर। बात समझ में आ रहा है भाई? क्लियर है जी? चले, अब ये जो लॉ ऑफ डिमांड वाला चैप्टर है, इस चैप्टर में हम लोग कंज्यूमर या बायर, बोले तो कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। जो लोग सामान खरीदते हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचते हैं। क्लियर है जी बच्चे? सबसे पहले ऑब्वियसली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिमांड। बिल्कुल अगले 15-20 मिनट तक सिर्फ मैं आपको डेफिनेशन बताऊंगा डिमांड का। आप बिल्कुल फोकस्ड होकर हमारी बात सुनेंगे बच्चे। बिल्कुल हमारा इंटेंशन ये रहेगा कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है बच्चे, तो आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। इनफैक्ट सीयूईटी और सीए फाउंडेशन में भी दिक्कत नहीं होगा, इस बात की एश्योरिटी है। आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे, ऑब्वियस सी बात है कि कुछ ना कुछ तो टॉपिक आप पढ़े ही होंगे भाई, सारा का सारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में। आप देखेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर में मोर और लेस भर भर के डायग्राम्स हैं। क्लियर? अब आप डायग्राम कैसे याद करेंगे बच्चे? ध्यान से समझेंगे हमारी बात। डायग्राम तो याद करना पॉसिबल नहीं है, लेकिन अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है तो आप खुद से डायग्राम बना सकते हैं। तो हम लोगों का इन क्लासेस में फोकस इस बात पे रहेगा कि हम लोगों का कंसेप्ट इस तरीके से क्लियर हो कि हम खुद से डायग्राम बना सकें। समझ में आ रही बात जी बच्चे? बिल्कुल, हमारी बात ध्यान से समझेंगे बच्चे। यस बिल्कुल, अंजलि मैम सही, बिल्कुल। गोपाल जी, सुबह सुबह गोपाल जी के दर्शन हो रहे हैं, गोपाल जी हम लोगों को कमेंट कर रहे हैं। चलिए,
वेरी गुड। शुरू करते हैं बच्चे। डिमांड का डेफिनेशन क्या बोल रहे हैं भाई, तो ध्यान से समझेंगे। डिमांड का डेफिनेशन कह रहा है, डिमांड refers to the quantity of a commodity which a consumer is willing and able to purchase at various prices during a given period of time। ध्यान से समझेंगे, इसका मतलब क्या हुआ। आपको कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी पढ़ना नहीं है, बस बिल्कुल अगले 10 मिनट तक हमारी बात ध्यान से सुनना है। डिमांड का डेफिनेशन क्या कह रहा है भाई, इधर ध्यान देंगे बच्चा। इधर कह रहा है अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। वापस से रिपीट करते हैं बच्चे। इन्होंने कहा अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। उसको हम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड बोलेंगे। अब आप कहेंगे सर ये अलग अलग प्राइस का मतलब क्या हुआ, इधर ध्यान से समझेंगे बच्चे। अलग अलग प्राइस का मतलब क्या हुआ, एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं, ध्यान देंगे बच्चा। आपको कुछ भी लिखना नहीं है बच्चे, बिल्कुल हमारी बात आप सिर्फ सुनते चलेंगे, सारा कंसेप्ट आपका क्लियर होगा। हमने कहा अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अलग अलग प्राइस का मतलब क्या हुआ, सपोज हम सब्जी मंडी में सब्जी लेने के लिए गए, वेजिटेबल्स वगैरह परचेज करने के लिए गए, हम देखे कि एक भाई साहब बड़ा बढ़िया प्याज बेच रहे हैं भाई। क्लियर है जी बच्चे। हमने बोला भैया प्याज कैसे दे रहे हैं। अब इधर ध्यान से समझेंगे। सपोज एक तरफ हम लोग कंसीडर करते हैं भाई प्राइस, और एक तरफ करते हैं कंसीडर क्वांटिटी डिमांडेड, मतलब हम कितना क्वांटिटी खरीदने के लिए तैयार हैं। ध्यान देंगे बच्चे। अब प्याज वाले भाई साहब ने हमको कहा, इधर ध्यान देंगे बच्चा, भाई अगर हम आपको 5 रुपया केजी के रेट से प्याज देंगे तो कितना प्याज खरीदिएगा। हम बोले 5 रुपया किलो दीजिएगा। अरे वाह, तब तो भाई हम 40 किलो प्याज खरीदने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा अच्छा यही प्याज अगर हम आपको 10 रुपया केजी के रेट से देंगे तो कितना खरीदिएगा। आप बोलो बच्चा, पहले अगर प्याज हमको 5 रुपया मिल रहा था तो हम कितना खरीदने के लिए तैयार थे भाई, 40 किलो खरीदने के लिए तैयार थे। लेकिन यही प्याज दुकान वाले ने कहा अच्छा अगर हम आपको वही प्याज 10 रुपया केजी के रेट से दो, आप बताएंगे कि अगर वही प्याज हमको पहले से ज्यादा दाम में मिलेगा, हम ज्यादा खरीदने के लिए तैयार होंगे कि कम खरीदने के लिए तैयार होंगे, हम ज्यादा क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी होंगे कि कम। बोलो बच्चे बोलो, जल्दी बोलो बच्चा। अगर वही प्याज 5 के जगह हमें 10 का मिले तो नॉर्मली हम ज्यादा खरीदने के लिए रेडी होंगे या कम खरीदने के लिए रेडी होंगे। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। सर कम खरीदेंगे, गोपाल जी कह रहे हैं। और बोलो बच्चे, थोड़ा सा कंबल से हाथ निकालिए ना भाई, थोड़ा सा तपस्या कीजिए। यस, हाँ जी, कम खरीदेंगे। बिल्कुल आदित्य, बिल्कुल बिल्कुल। हमने कहा ये भाई 10 का ही दीजिएगा, तब तो भैया हम 30 किलो ही खरीदेंगे। क्लियर है जी बच्चे। अब ध्यान देंगे, उसने प्याज वाले ने कहा अच्छा यही प्याज अगर 15 रुपया का देंगे तो। हमने कहा भाई 15 का दीजिएगा, तब तो हम 20 किलो खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे जी। उसने कहा अच्छा यही प्याज 20 रुपया किलो देंगे तो। हम बोले भाई तो 10 किलो देंगे, खरीदेंगे, उससे ज्यादा नहीं खरीदेंगे। इधर ध्यान से समझेंगे बच्चे। हमने डेफिनेशन क्या कहा था, हमने कहा था अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। अब अलग अलग प्राइस का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। इधर ध्यान दे बच्चा। अगर यही प्याज 5 का मिल रहा था तो हम कितना क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी हैं, 40 किलो। अगर यही प्याज 10 का मिल रहा है तो कितना खरीदने के लिए तैयार है, 15 का मिल रहा है तो कितने के लिए खरीदने के लिए तैयार है। तो अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना क्वांटिटी परचेज करने के लिए रेडी है, दैट इज नोन एज, उसको हम लोग बोलेंगे डिमांड इन इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ सकते हैं जी बच्चे। अब इधर ध्यान देंगे, हमने क्या कहा भाई कि अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है, व्हाट द कस्टमर इज प्लानिंग टू परचेस। इधर ध्यान देंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। अगर 5 का मिलेगा ना तो हम 40 किलो खरीदने के लिए तैयार है। अगर यही प्याज 10 का मिलेगा तो हम 30 किलो खरीदने के लिए तैयार है। मतलब डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ फ्यूचर टेंस। इधर बच्चा, इधर इधर कुछ भी लिखना नहीं है, कोई फेसबुक इंस्टा का नोटिफिकेशन नहीं, इधर हमारी बात। क्लियर, सिर्फ हम और आप, और दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं। क्लियर है जी बच्चे। अगर 10 रुपया केजी मिल रहा है तो हम कितना खरीदने के लिए तैयार हैं, 30 किलो खरीदने के लिए तैयार हैं। मींस डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ फ्यूचर टेंस, व्हाट आई एम प्लानिंग टू परचेस। जो हम, इंपॉर्टेंट लाइन, जो हम परचेज कर लिए उसको डिमांड नहीं बोलेंगे भाई मेरे।
जो हम खरीद लिए उसको डिमांड नहीं बोलेंगे, दैट इज सिंपली परचेजेस। जो हम खरीदने के लिए तैयार हैं, व्हाट आई एम प्लानिंग टू परचेज। भाई अगर 10 का दोगे ना तो हम 30 किलो खरीद लेंगे, अगर 15 का दोगे ना तो हम 20 किलो खरीद लेंगे। तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू परचेज, दैट इज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। लाइन समझ में आ रहा है भाई? तो डिमांड जो है वो कभी भी फ्यूचर टेंस से रिलेटेड है। क्लियर? जैसे कि एक एग्जांपल बोलते हैं हम आपको, सपोज नेस्ले मैगी बनाती है भाई, मैगी नूडल्स बैचलर लोगों का सबसे फेवरेट और सबसे सस्ता सुविस्ता और इजीली बनने वाला चीज है। अब मैगी जो है नेस्ले ब्रांड की, मैगी ने सोचा कि भाई हम देखें कि भाई इंडिया में मेरा मार्केट में कितना डिमांड है। तो अगर वो ये इस बात का एनालिसिस करते हैं कि व्हाट इज द डिमांड ऑफ आवर प्रोडक्ट इन मार्केट, मार्केट में मेरे प्रोडक्ट का कितना डिमांड है, इसका मतलब क्या हुआ कि कितने लोग मेरा मैगी खरीद रही है? अरे नहीं भैया नहीं, इसका मतलब यह हुआ कि कितने लोग एक पर्टिकुलर प्राइस पे मैगी खरीदने के लिए तैयार है। व्हाट द पीपल, व्हाट द कस्टमर्स आर प्लानिंग टू परचेज एट डिफरेंट लेवल ऑफ प्राइसेस। अगर हम मैगी 10 का दे रहे हैं तो कितने लोग खरीदने के लिए तैयार हैं? 20 का अगर वही मैगी देंगे तो कितने खरीदने के लिए तैयार हैं? तो व्हाट आई एम प्लानिंग टू परचेज, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो डिमांड इज ऑलवेज रिलेटेड विथ फ्यूचर टेंस। क्लियर है जी बच्चे? अब आते हैं वापस से डेफिनेशन पे। हाँ जी, अब आते हैं बच्चे वापस से डेफिनेशन पे। तो अलग अलग प्राइस का मतलब आपको समझ में आ गया होगा भाई। तो डिमांड हमने कहा, डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी। डिमांड का मतलब किसी भी गुड्स का वो क्वांटिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेस। तो एक और नया वर्ड आ गया भाई, एक विलिंगनेस एबिलिटी, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो डिमांड रेफर्स टू द क्वांटिटी ऑफ ए कमोडिटी विच द कंज्यूमर्स आर विलिंग एंड एबल टू परचेज एट वेरियस प्राइसेस ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। तो वेरियस प्राइसेस हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब दो नया शब्द आ गया भाई, विलिंग एंड एबल टू परचेज। एक विलिंगनेस और दूसरा एबिलिटी। ये भी बड़ा मजेदार है, इधर ध्यान से समझेंगे बच्चे। एक हमने कहा भाई विलिंगनेस प्लस दूसरा एबिलिटी, इट मींस डिमांड इन इकोनॉमिक्स। इसका क्या मतलब हुआ भाई? तो ध्यान देंगे बच्चा। विलिंगनेस मींस डिजायर टू हैव समथिंग एंड एबिलिटी मींस परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर बोले तो रिसोर्सेस, बोले तो मनी, खरीदने की कैपेसिटी, हम उसे खरीदने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज हैं या नहीं। क्लियर? अब ध्यान देंगे बच्चे, सीए फाउंडेशन के स्टडी मटेरियल में लिखा हुआ मिलेगा, इधर ध्यान से समझेंगे। इन्होंने क्या कहा कि डिमांड का मतलब सिर्फ इच्छा नहीं होगा, सिर्फ डिजायर को डिमांड नहीं बोलेंगे भाई। अनलेस द डिजायर इज सपोर्टेड बाई एबिलिटी, बोले तो अनलेस द डिजायर इज सपोर्टेड बाई परचेजिंग पावर, इट डज नॉट कंस्टिट्यूट इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमिक्स। क्लियर है जी बच्चे? मतलब देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन डिजायर एंड डिमांड। डिजायर और डिमांड जो है वो अलग अलग चीज है। डिमांड इज समथिंग मोर देन डिजायर। हमारी इच्छा तो बहुत सारी चीजों की हो सकती है भाई। क्लियर है जी बच्चे? सिर्फ इच्छा को डिमांड नहीं बोलेंगे। ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, देन ओनली दैट विल बी नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। पहला कंडीशन तो ऑब्वियस ही बात है भाई कि देयर मस्ट बी अ डिजायर। हमें गुड्स खरीदने की इच्छा होनी चाहिए। क्लियर? और सिर्फ इच्छा से को डिमांड नहीं बोलेंगे, उस इच्छा को सेटिस्फाई करने के लिए मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए भैया, पैसा होने चाहिए, और हम पैसा खर्च करने के लिए तैयार होने चाहिए, तभी उसको डिमांड बोलेंगे, अदरवाइज उसको डिमांड नहीं बोलेंगे। आप कहेंगे कि सर सिर्फ इच्छा को डिमांड क्यों नहीं बोलेंगे? ध्यान से समझेंगे बच्चे। एग्जाम्पल इधर ध्यान देंगे बच्चा। सपोज भाई पटना में, आप हमें बताएंगे, पटना में मर्सिडीज का एक्सक्लूसिव शोरूम है भाई? बोलो तो बच्चा, क्या पटना में मर्सिडीज का एक्सक्लूसिव शोरूम है बिहार में? आई डोंट थिंक कि एक्सक्लूसिव शोरूम है, टाई अप वाला है शायद, नहीं है ना जी? दिव्या सिंह पूछ रही है सर डेफिनेशन लिखना है? नहीं, लिखना नहीं है बच्चे, हम लोग नोट्स प्रोवाइड करेंगे आपको। आप लिखेंगे तो फिर तो उतना ही समय लगेगा। आप सिर्फ कंसंट्रेट करेंगे कंसेप्ट को क्लियर करने में। यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग। कुछ कुछ डायग्राम्स वगैरह हम बनाएंगे, वो आप लिखेंगे। बोल रहे हैं नहीं है सर, गोपाल जी कह रहे हैं, मोहित साहब कह रहे हैं, आदित्य
डेविल, अरे बाप रे भाई, भाई भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, ये डेविल ओविल लोग भी आ गए हैं भाई। चलिए, दिव्या बोल रही है नहीं, यस यस, चलिए बस, तो नहीं है तो फिर हमारा एग्जाम्पल एकदम क्लियर है। इधर ध्यान देंगे बच्चे, मान लीजिए कि मर्सिडीज का बिहार में कोई शोरूम नहीं है, एक्सक्लूसिव शोरूम नहीं है। कंपनी ने सोचा कि भाई ऐसा थोड़ी है कि बिहार के लोगों को मर्सिडीज पे घूमना पसंद नहीं है। तो कंपनी ने क्या किया, पूरे बिहार में अपना सर्वे कराना शुरू किया। ध्यान से समझेंगे बच्चे, पूरे बिहार में कंपनी ने सर्वे कराना शुरू किया कि भाई लोगों को देखते हैं कि कितने ऐसे लोग हैं जिनको कि दे वांट टू हैव, दे डिजायर टू हैव मर्सिडीज। पटना में, बोरिंग रोड चौराहा में, कंकड़बाग में, बेली रोड में, उधर भागलपुर में, मुजफ्फरपुर में, जहां जहां, पूर्णिया में, मधेपुरा में, जहां जहां उनको लगा, सिवान, छपरा, गोपालगंज, हर जगह जाके और कंपनी अपने लोगों से और उसका सर्वे कराना शुरू की। लोगों से पूछना, सर क्या आप मर्सिडीज पे घूमना पसंद करेंगे, डू यू डिजायर टू हैव मर्सिडीज? ऑब्वियस ही बात है, बहुत सारे लोगों ने कहा यस 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 भाई, हम चाहेंगे कि मेरे पास मर्सिडीज हो। पूरे बिहार में 10,000 लोगों ने कहा कि भाई वी वांट टू हैव, वी डिजायर टू हैव मर्सिडीज। कंपनी ने बोला लो भाई, ऐसे ही 10,000 लोग तैयार हैं, अहम है कि आज तक यहां पे कोई शोरूम ही नहीं खोले हैं भाई। फटाफट से कंपनी ने क्या किया, पटना में बाईपास में अपना एक्सक्लूसिव शोरूम खोल दिया। और जिन लोगों ने, ध्यान दे बच्चा, जिन लोगों ने कहा था कि वी डिजायर टू हैव मर्सिडीज, फटाफट से कंपनी ने क्या किया भाई, उनको फोन करना शुरू कर दिया। सर आपने जो कलर बोला था, आपने जो मॉडल बोला था, बिल्कुल वो हम लोग लाके रख दिए हैं और हम लोग अपना एक्सक्लूसिव शोरूम भी खोल दिए हैं। अब आप कब आ रहे हैं खरीदने के लिए मर्सिडीज, बताइए। प्राइस इज 98 लाख रुपए ओनली, एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। टैक्स अभी जोड़ेंगे तो 1+ हो जाएगा, 1 CR+। लोगों ने कहा ए भाई रुक ना यार, इच्छा तो बड़ी है कि हमारा पास मर्सिडीज होता, लेकिन जानते हो यार हमारा पास तो पैसे नहीं है। इधर ध्यान देंगे बच्चे, कंपनी ने गलती से लोगों की इच्छा को ही समझ लिया डिमांड। क्या सिर्फ इच्छा को डिमांड बोलेंगे भाई? नहीं, यही बात कह रहे हैं। अनलेस द इच्छा, बोले तो डिजायर, इज सपोर्टेड बाय परचेजिंग पावर, बोले तो मनी, इट कैन नॉट कंस्टिट्यूट इफेक्टिव डिमांड इन इकोनॉमिक्स। तो यही कहा गया कि सिर्फ इच्छा को, सिर्फ डिजायर को डिमांड नहीं बोलेंगे भाई। Desire must be supported by, desire must be backed by purchasing power, then only that will be considered as demand. So there is a difference between desire and demand in economics. Desire और demand में difference है, बात समझ में आ रहा है भाई? Clear? Demand is something more than desire. Desire से थोड़ा ऊपर। क्लियर है जी बच्चे? उसमें परचेजिंग पावर होगा तभी उसको डिमांड बोलेंगे। आगे बढ़ सकते हैं जी बच्चा। तो डिमांड का डेफिनेशन अब आपका क्लियर होगा भाई। अलग अलग प्राइस पे कोई भी कस्टमर कितना सामान खरीदने के लिए तैयार है, दैट इज नोन एज डिमांड इन इकोनॉमिक्स। आगे बढ़ सकते हैं जी बच्चे। चले अगला टॉपिक। थोड़ा सा मेरा स्पीड फास्ट रहेगा बच्चे, क्लियर, लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि कोई भी कंसेप्ट मैं बिल्कुल न छोड़ूं। आपको सिर्फ 1 घंटे की अपनी तपस्या जारी रखनी है, बस आपसे यही रिक्वेस्ट है। ये 1 घंटे का तपस्या जो है वो आपको सिर्फ क्लास 11 नहीं बच्चे, आगे चल के सीए फाउंडेशन और सीयूईटी वगैरह में भी हेल्प करेगा। इसीलिए 1 घंटे की अपनी डेली की जो तपस्या है इसको कंटिन्यू रखेंगे। क्लियर है जी बच्चे? चलिए नेक्स्ट टॉपिक क्या कह रहे हैं भाई? नेक्स्ट कह रहे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या हुआ, ध्यान से समझेंगे बच्चा। फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड का मतलब क्या हुआ? कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो किसी भी गुड्स के डिमांड को अफेक्ट करते हैं, प्रभावित करते हैं? क्लियर है जी बच्चे? मतलब ये सारे के सारे फैक्टर्स जो हैं, इसी के बेसिस पे कस्टमर जो है वो डिसाइड करता है कि उसको ज्यादा खरीदना है या कम खरीदना है। अगर ये सारे के सारे फैक्टर जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ये फैक्टर अगर कंज्यूमर्स के लिए, कस्टमर्स के लिए फेवरेबल होंगे तो वो ज्यादा खरीदने के लिए तैयार होगा। और अगर ये सारे के सारे फैक्टर उसके लिए लेस फेवरेबल होंगे, अनफेवरेबल होंगे, तो हो सकता है कि वो कम कर दे या ना भी कर दे। तो कोई भी कस्टमर अगर मार्केट में जा रहा है गुड्स परचेज करने के लिए, तो इन्हीं सारे फैक्टर के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि उसको ज्यादा खरीदना है या कम खरीदना है। अगर ये सारे के सारे फैक्टर में चेंजेस होगा तो इसके कारण डिमांड में भी चेंजेस होगा। लाइन समझ में आ रहा है भाई? इसीलिए इसको कहा गया फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। किसी किसी बुक में देखेंगे बच्चे तो फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड के जगह पे डिटरमिनेंट्स ऑफ डिमांड या एलिमेंट्स ऑफ डिमांड भी लिखा हुआ मिलेगा। भाई मेरे एक ही बात है, डोंट वरी। क्लियर है जी बच्चे? चलिए
तो कौन कौन से फैक्टर हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं भाई? पहला फैक्टर इन्होंने कहा प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इनफैक्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो किसी भी गुड्स के डिमांड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गुड्स का दाम कितना है। क्लियर? कैसे प्रभावित करता है? अब ये कह रहे हैं अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम। अदर फैक्टर्स रिमेनिंग सेम बोले तो सेटरिस पेरिबस। अब ये अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम क्या है? बाकी के दो चार फैक्टर जब हम लोग पढ़ लेंगे ना बच्चे, तब हम आपको ये बताएंगे सेटरिस पेरिबस अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम का मतलब क्या है और उसका यूज क्या है। अभी आप इसको थोड़ी देर के लिए स्किप करेंगे जब तक दो तीन फैक्टर हम लोग डिस्कस ना कर लें। हाँ जी। तो पहला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करेगा दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। गुड्स का प्राइस कितना है। नॉर्मली अगर किसी गुड्स का प्राइस बढ़ेगा मतलब महंगा होगा, तो ऑब्वियस ही बात है कि हम उसका डिमांड क्या करेंगे भाई? कम करेंगे। और अगर प्राइस कम होगा तो हम उसका डिमांड जो है वो क्या करेंगे भाई? ज्यादा करेंगे नॉर्मली। इसके बहुत सारे एक्सेप्शंस भी है, वो सारी चीजें हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी बिल्कुल जनरलाइज्ड स्टेटमेंट। तो पहला फैक्टर है दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी। अब ये फैक्टर क्या कहता है? इन केस ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दैट कमोडिटी, एंड इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस ऑफ द कमोडिटी देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। भाई तो अगर प्राइस में चेंज हो रहा है तो उसके कारण डिमांड में भी चेंजेस हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पहला प्राइस एक फैक्टर हुआ कि नहीं जो कहीं ना कहीं डिमांड को प्रभावित किया। समझ में आ रही बाजी बच्चे? अब ध्यान देंगे, इस चीज को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं बच्चा, इन केस ऑफ राइज इन प्राइस, अगर प्राइस बढ़ेगा तो देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगा भाई? कम होगा। एंड इन केस ऑफ फॉल इन प्राइस, नॉर्मली अगर गुड्स सस्ता होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्या होगा भाई? बढ़ेगा। तो आप हमें बताएंगे फटाफट से, हमने कहा प्राइस के बढ़ने पे डिमांड कम होगा और प्राइस के घटने पे डिमांड ज्यादा होगा। तो फटाफट से बोलो बच्चे, प्राइस और डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन हुआ? बोलो बच्चे बोलो। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर बिटवीन प्राइस एंड डिमांड? फटाफट। इनवर्स रिलेशन, कनक जायसवाल, वेरी गुड। बाकी बच्चे? इनवर्स एंड नेगेटिव रिलेशन, गोपाल जी कह रहे हैं। रौनक, इनवर्स रिलेशन, क्या बात है भाई? यस यस, वेरी गुड। ध्यान देंगे बच्चे, तो हमने कहा देयर इज इनवर्स रिलेशन और नेगेटिव रिलेशन, और वी कैन से इनडायरेक्ट रिलेशन, और वी कैन से ऑपोजिट रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। अब इधर ध्यान देंगे बच्चा, जो भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट कर रहे हैं उन फैक्टर का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है। इनवर्स रिलेशन है बोले तो नेगेटिव रिलेशन है, कि आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे पॉजिटिव रिलेशन है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंडीशन है भाई। इसी रिलेशनशिप के बेसिस पे आगे चल के हम आपको डायग्राम बताएंगे, इसी लॉजिक के बेसिस पे डायग्राम बताएंगे। इसीलिए आप बिल्कुल अपना कंसेप्ट क्लियर रखेंगे कि जो भी फैक्टर डिमांड को अफेक्ट करते हैं उन फैक्टर का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है। जैसे हम लोगों ने पहला फैक्टर डिस्कस किया, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, तो प्राइस और डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है भाई? तो प्राइस और डिमांड में आपस में इनवर्स रिलेशन है। क्लियर है जी बच्चे? आगे बढ़ते हैं फटाफट से। हाँ जी। दूसरा फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है दैट इज इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। इनकम लेवल में हमने वाई लिखा है भाई, ध्यान से समझेंगे। इकोनॉमिक्स में इनकम को वाई से डिनोट करते हैं, इनकम का सिंबल है वाई। क्योंकि हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं, एक सिंगल कंज्यूमर या एक मार्केट के कुछ छोटे मोटे कंज्यूमर्स या बायर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, छोटे लेवल पे सोच रहे हैं, दैट्स वाई इनकम को हमने स्मॉल वाई से डिनोट किया है। अगर हम पूरे इंडिया का नेशनल इनकम डिस्कस करें तो दैट विल बी डिनोटेड बाय कैपिटल वाई, जो कि आप क्लास 12 में मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे, शुरुआत पहला चैप्टर में ही, नेशनल इनकम में। क्लियर? तो इकोनॉमिक्स में इनकम का सिंबल वाई है। अगर स्मॉल वाई लिखा हुआ है तो दैट इज रिलेटेड विथ, यू कैन से सिंगल कंज्यूमर और सेट ऑफ कंज्यूमर्स इन अ पर्टिकुलर मार्केट, छोटे लेवल पे। अगर कैपिटल वाई लिखा हुआ है तो पूरे मार्केट से रिलेटेड है। क्लियर है जी? पूरे इंडिया से रिलेटेड है, दैट इज रिलेटेड विथ नेशनल इनकम। ध्यान देंगे बच्चे। अब ये कह रहे हैं कि दूसरा फैक्टर, इनकम भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कि कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करता है। अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज करते हैं, एकदम ध्यान से हमारी बात सुनेंगे। हमने कहा कि दूसरा फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है दैट इज इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, मतलब कि कस्टमर का इनकम कितना है। अब ध्यान देंगे, इनकम का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है। वापस रिपीट करते हैं भाई, इनकम का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, यह इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का गुड्स है। वापस से इधर इधर इधर,
इनकम का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का गुड्स है। जैसे ही कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ ए पर्टिकुलर कमोडिटी, इनकम लेवल और डिमांड में क्या रिलेशन है, तो आप बोलिएगा भाई रुको रुको रुको, इनकम का डिमांड के साथ क्या कैसा रिलेशन है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का गुड्स है। इसके बेसिस पे इन्होंने क्या किया, गुड्स को दो भाग में डिवाइड कर दिया, दो टाइप में डिवाइड कर दिया। क्लियर? तो याद रहेगा भाई, इनकम का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, दैट टोटली डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी, किस नेचर का गुड्स है। यहां पे एक्सप्लेन करते हैं भाई इसको। इसके बेसिस पे इन्होंने कहा, पहला गुड्स इन्होंने कहा नॉर्मल और सुपीरियर गुड्स, बोले तो स्टैंडर्ड गुड्स। और दूसरा इन्होंने कहा भाई इंफीरियर गुड्स। ध्यान से समझेंगे बच्चे, इन्होंने कहा इनकम का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है, दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी, किस नेचर का गुड्स है। उसके बेसिस पे गुड्स को हम दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं, एक को इन्होंने कहा नॉर्मल या स्टैंडर्ड गुड्स और दूसरे को कहा इंफीरियर गुड्स। अब इधर ध्यान से समझेंगे, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, जो नॉर्मली हम अपने डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो नॉर्मली हम गुड्स का डिमांड भी क्या करेंगे भाई, ज्यादा करेंगे। और अगर मेरा इनकम कंपैरेटिवली कम होगा तो हम गुड्स का डिमांड भी कंपैरेटिवली क्या करेंगे भाई, कम करेंगे। तो कहीं ना कहीं इनकम भी एक फैक्टर हुआ कि नहीं, जो मेरे डिमांड को अफेक्ट किया, क्योंकि अगर इनकम में चेंजेस हो रहा है तो उसके कारण हमारे गुड्स के डिमांड पैटर्न में भी चेंजेस हो रहा है। समझ में आ रही बाजी बच्चे? तो इन्होंने क्या कहा, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकेस अगर मेरा इनकम बढ़ता है तो देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स, और अगर मेरा इनकम कम होता है तो देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स। तो फटाफट से अब की बार आप मुझे बताएंगे बच्चे, नॉर्मल गुड्स के केस में इनकम और डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन हो गया? सर पॉजिटिव रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। क्लियर है जी बच्चे? क्लियर है जी बच्चे? तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स और स्टैंडर्ड गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। इनकम और डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है भाई? पॉजिटिव रिलेशन है। क्लियर? जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं भाई, अब उनको शुरुआत का थोड़ा सा वीडियो देखना पड़ेगा। क्लियर है जी बच्चे? हाँ जी, डायरेक्ट रिलेशन, बिल्कुल कनक। जो बच्चे लेट से ज्वाइन किए हैं, थोड़ा सा उनको शुरुआत से वीडियो देखना पड़ेगा। चलिए, हाँ जी, तो हमने कहा इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो हम गुड्स का डिमांड भी कंपैरेटिवली क्या करेंगे, ज्यादा करेंगे। इन केस मेरा इनकम घटेगा तो हम गुड्स का डिमांड भी कंपैरेटिवली क्या करेंगे भाई, कम करेंगे। बोले तो देयर इज पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड। अब ध्यान देंगे जिसमें बच्चे गलती करते हैं, दूसरा टाइप का जो गुड्स है वो कह रहे हैं भाई इंफीरियर गुड्स। सबसे पहले व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंफीरियर गुड्स, फटाफट से टाइप करेंगे, वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स। व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? कोई बच्चा मुझे बताएगा भाई फटाफट, डेफिनेशन ऑफ इंफीरियर गुड्स। क्योंकि इसमें बच्चे कंफ्यूज करते हैं, इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप क्या जानते हैं इंफीरियर गुड्स के बारे में। वेटिंग फॉर योर रिस्पॉन्स, बच्चे बताएंगे जल्दी से। व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? बोलो बच्चे बोलो। लो प्राइस गुड्स, आदर्श कुमार बोल रहे हैं, वेरी गुड। और लो प्राइस गुड्स, सस्ता वाला गुड्स। अच्छा, चलिए भाई, इंफीरियर गुड्स में बच्चे कंफ्यूज करते हैं, बिल्कुल हमारी बात ध्यान से समझेंगे बच्चे। The goods which are consumed by the consumer due to their low level of income is known as inferior goods. वैसा गुड्स जो कि कोई भी कस्टमर अपने कम इनकम के कारण खरीदता है। भाई मेरा इनकम थोड़ा कम हो गया, इसीलिए हम मार्केट में थोड़ा सस्ता वाला सामान खरीद रहे हैं, इसको हम लोग बोलेंगे दिस इज नोन एज इंफीरियर गुड्स। वापस से रिपीट करते हैं भाई, द गुड्स विच आर कंज्यूम्ड बाय द परचेजर
which are used by the purchaser due to their low level of income is known as an inferior goods. उसको हम लोग बोलते हैं that is known as inferior goods. वैसा गुड्स जो हम अपने कम इनकम के कारण खरीदते हैं उसको अपने बोलेंगे that is known as inferior goods. क्लियर है जी बच्चे? जैसे कि एग्जांपल ध्यान से समझेंगे. सपोज नॉर्मली हम 70-80 रुपया केजी वाला चावल परचेज करते हैं. भाई घर में राशन लेके जाना है, ग्रोसरी वगैरह परचेज करते हैं, तो से नॉर्मली हम 70-80 रुपीज वाला चावल का एक बोरा, 25 किलो का एक बोरा लेके चल दिए. क्लियर है जी बच्चे? किसी कारणवश क्या हुआ, से कोविड आ गया भाई, या किसी कारणवश हमारा इनकम लेवल जो है वो थोड़ा कम हो गया. क्लियर है जी? अब हम दुकान में गए, हम बोले भैया पैसा का थोड़ा सा दिक्कत है, हम तो नॉर्मली 70-80 वाला चावल लेके जाते हैं, आपके पास उससे सस्ता वाला थोड़ा सा चावल है क्या? 50 रुपए के रेंज में कोई चावल है तो थोड़ा दे दीजिए ना, थोड़ा अभी दिक्कत चल रहा है. दुकान वाला बोला सर ठीक है कोई बात नहीं, देखिए ना ये सब 50-55 का रेट का है, इसमें से जो आपको पसंद है ले लीजिए. इधर ध्यान देंगे बच्चे, हम अपने कम इनकम के कारण जो गुड्स परचेज किए उस गुड्स को ये क्या नाम दे रहे हैं भाई? तो दैट इज नोन एज एन इंफीरियर गुड्स. तो अगर मेरा इनकम कम होगा तो कहीं ना कहीं हम नॉर्मल वाला गुड्स को छोड़ के और थोड़ा सस्ता वाला जो गुड्स है उसकी तरफ शिफ्टिंग करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? थोड़ा पैसा का दिक्कत है तो सस्ता वाला खरीद लो. क्लियर है जी बच्चे? तो वैसा गुड्स जो कि कोई भी कस्टमर अपने कम इनकम के कारण खरीदता है उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज एन इंफीरियर गुड्स. तो अब आप हमें बताएंगे बच्चे, अगर मेरा इनकम कम हो जाए, अगर मेरा इनकम कम हो जाए तो ऑब्वियस ही बात है कि हम सस्ता वाला गुड्स जो है वो क्या करेंगे? ज्यादा से ज्यादा खरीदेंगे भाई. तो इन केस ऑफ फॉल इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ इंफीरियर गुड्स. इंफीरियर गुड्स का डिमांड हम कंपैरेटिवली क्या करेंगे भाई? कम करेंगे. एंड इन केस ऑफ राइज इन इनकम, भाई मेरा 1-2 महीने 3 महीने थोड़ा पैसा का दिक्कत था तो थोड़ा सस्ता वाला चावल 50 रुपया केजी वाला चावल खा रहे थे भाई. वापस थोड़ा सा मान लीजिए कि स्थिति ठीक हो गया, फिर दुकान में गए, हम बोले भैया चावल चाहिए. दुकान वाला बोला वही 50 वाला जो ले जाते हैं वही चाहिए क्या? हम बोले छोटा मोटा आदमी समझे क्या, 2-3 महीना दिक्कत हो गया, इसका मतलब क्या हुआ ना, फिर से हमको बढ़िया वाला जो हम 70-80 वाला खाते थे वही वाला दीजिए. सेंस इज व्हाट, अगर मेरा इनकम बढ़ेगा तो आप बताइए हम सस्ता वाला गुड्स यूज करेंगे या नॉर्मल की तरफ शिफ्ट करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे भाई? तो इन केस ऑफ राइज इन इनकम हम सस्ता वाला गुड्स का डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली क्या करेंगे भाई? कम करेंगे. क्लियर है जी बच्चे? तो जैसे ही, वापस से रिपीट करते हैं बच्चा, जैसे ही कोई आपसे पूछे इनकम और डिमांड में आपस में क्या रिलेशन है, तो सबसे पहले बोलेंगे भाई भाई इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है? दैट विल टोटली डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ कमोडिटी. किस प्रकार का गुड्स है उस पर डिपेंड करेगा कि इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है. क्लियर है जी बच्चे? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स, अगर नॉर्मल गुड्स है तो देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन, बोले तो डायरेक्ट रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. ऑन इन केस ऑफ अगर इंफीरियर गुड्स है, इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर विल बी नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड डिमांड. क्लियर है जी बच्चे? इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स इनकम और डिमांड में आपस में क्या रिलेशन होगा भाई? इनवर्स रिलेशन होगा. अब हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे बच्चे, ध्यान से समझेंगे हमारे क्वेश्चन को. मैंने अब थोड़ी देर पहले भी कहा था भाई कि हर फैक्टर का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कि पॉजिटिव रिलेशन है कि नेगेटिव रिलेशन है, बोले तो डायरेक्ट रिलेशन है कि इनवर्स रिलेशन है, क्योंकि उसी रिलेशन के बेसिस पे आगे चल के हम लोग डायग्राम बनाएंगे. क्लियर है जी बच्चे? इसीलिए हमारे क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे. इधर ध्यान देंगे बच्चे. हमने कहा अगर नॉर्मल गुड्स के केस में मेरा इनकम अगर बढ़ेगा प्लस, तो हम गुड्स का डिमांड भी क्या करेंगे भाई? नॉर्मल गुड्स के केस में ज्यादा करेंगे. तो रिलेशनशिप क्या हो गया भाई? पॉजिटिव. इन केस ऑफ राइज इन इनकम देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ नॉर्मल गुड्स प्लस, तो मेरा रिलेशनशिप भी क्या हो गया भाई? पॉजिटिव. अब इधर ध्यान देंगे, नॉर्मल गुड्स के केस में अगर मेरा इनकम कम होता है माइनस, तो हम नॉर्मली गुड्स का डिमांड भी क्या करेंगे? कम करेंगे, माइनस. तो रिलेशनशिप प्लस कैसे हो गया भाई? मैथ वाला कंसेप्ट. मेरा इनकम कम हुआ माइनस, तो हम गुड्स का डिमांड भी क्या किए? कम किए, माइनस. तो रिलेशन प्लस कैसे हो गया? मैथ्स वाला कंसेप्ट, माइनस इंटू माइनस प्लस. बोलेंगे बच्चे, इनकम कम हुआ नॉर्मल, तो नॉर्मल गुड्स का हम डिमांड जो है वो क्या किए भाई? कम किए. तो रिलेशनशिप प्लस कैसे हो गया? इनकम कम हुआ माइनस, मेरा गुड्स का डिमांड भी हमने क्या कर दिया? कम कर दिया. तो रिलेशनशिप प्लस कैसे हो गया? बोलो बच्चे, मैथ्स वाला कंसेप्ट है, माइनस माइनस प्लस. सेम डायरेक्शन में है, गोपाल जी बोल रहे हैं. और बच्चे, चीप क्वालिटी गुड्स निहारिका मैडम बोल रही हैं गलत है बच्चे.
चीप क्वालिटी गुड्स नहीं होता है, इंफीरियर गुड्स, वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। उसको हम लोग गिफन गुड्स बोलते हैं, वो आगे डिस्कस करेंगे। बच्चे कंफ्यूज करते हैं, यहां पे अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे, वो जब हम आपको एक्सेप्शन वगैरह बताएंगे तो बताएंगे। क्लियर है जी? सेम है इसलिए आदित्य साहब कह रहे हैं। हाँ जी, और बच्चा? डायरेक्शन सेम है इसीलिए, बिल्कुल बिल्कुल। बच्चे सोचते हैं कि सर माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, वो वाला कंसेप्ट है। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर दोनों का डायरेक्शन साथ साथ है तो पॉजिटिव रिलेशन विल बी देयर। भाई हम साथ साथ हैं, पॉजिटिव रिलेशन विल देयर। क्लियर है जी बच्चे? लेकिन अगर दोनों का डायरेक्शन साथ साथ नहीं है, हम आपके हैं कौन, तो नेगेटिव रिलेशन इज देयर। क्लियर? तो रिलेशनशिप पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, इस बात पे डिपेंड करेगा कि दोनों का डायरेक्शन कैसा है। क्लियर है जी बच्चे? अगर दोनों साथ साथ हैं तो पॉजिटिव रिलेशन इज देयर। अगर साथ साथ नहीं है, एक बढ़ा दूसरा घट गया, क्लियर है जी, तो नेगेटिव रिलेशन इज देयर। क्लियर है जी? इससे रिलेटेड एक एग्जांपल याद आ गया बच्चे, इधर ध्यान से समझेंगे। कोविड का सिचुएशन, अब बिल्कुल आपको याद होगा 2019-20 के रेंज में, 2020 कोविड के सिचुएशन में क्या था भाई, सब बंद। अब ध्यान देंगे भाई, अगर सब बंद हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि पैसा भी नहीं मिलेगा। भाई ऑफिस जाएंगे तब ना पैसा मिलेगा, सब बंद है। अब इस ये कोविड के सिचुएशन को रिलेशनशिप से हम आपको एक्सप्लेन करने का प्रयास करेंगे, इधर ध्यान से समझेंगे। मान लीजिए कि 2020 के अराउंड में, मार्च में, होली के टाइम में, पहले सरकार ने बोला भाई बंद। शुरुआत में तो जब बंद हुआ 10 दिन 15 दिन 20 दिन तो बड़ा अच्छा लगा कि भाई कहीं नहीं जाना है, चुपचाप घर में रहो, कितना बढ़िया फर्स्ट क्लास खाना खाओ। ध्यान से समझेंगे। अब 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ, न्यूज में देख रहे हैं, लग रहा है कि इस बीमारी का तो कोई दवा ही नहीं है। भाई कब तक खुलेगा, पृथ्वी खुलेगी कि नहीं खुलेगी, भाई अब तो समझ में ही नहीं आ रहा है। तो शुरू में क्या हुआ कि शुरू के 15 दिन 20 दिन 1 महीना में तो बड़ा मजा आया। क्लियर? उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे पैसा जो है, आदमी नॉर्मली अपने पास कितना हम लोग कैश बैलेंस रखते हैं, इधर उधर इन्वेस्ट करके आदमी रखता है, बहुत ज्यादा कैश तो रखता नहीं है भाई। अब जो कैश बैलेंस है, अकाउंट बैलेंस है, वो धीरे धीरे कम होने लगा। लेकिन भाई खर्चा कम होगा, रेंट तो देना है, मंथली एक्सपेंसेस देना है, स्कूल वाले को भी पढ़ाई हो, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी हो, फीस वगैरह सब कुछ देना है। अब क्या हुआ भाई, इसी सिचुएशन को 2 केसेस में बताएंगे। केस नंबर 1, जैसे जैसे इनकम कम होने लगा, टेंशन जो है वो, बीपी जो है वो क्या होने लगा भाई, बढ़ने लगा। अब मान लीजिए कि एक दिन सब्जी लेके आए, सोचे कि मैडम इसी में 5-7 दिन चला देती घींच घाच के तो बड़ा अच्छा होता। तो ये दिन 3 ही दिन में सब्जी खत्म हो गया। अब मैडम हमको बोलना शुरू कर दी, भाई सब्जी ले आइए, सब्जी खत्म। हम टाल रहे हैं, छोड़ो यार 2 दिन, थोड़ा थोड़ा टालते हैं, पैसा खत्म हो रहा है। जब 2 दिन 3 दिन और बोली तो फिर जाके सब्जी लेके आए, फिर वो सब्जी खत्म हो गया। कुछ भी सामान लेने के लिए बोला जा रहा है, भाई टाल रहे हैं, देख रहे हैं भाई पैसा नहीं है, पता नहीं क्या सिचुएशन अराइज होगा। क्लियर? ऐसे करके 15 दिन हुआ, 20 दिन हुआ, 1 महीना हुआ। सपोज केस नंबर 1, मैडम ने कहा ए भाई, आदमी तो बिना खैले हमको मार देगा, भक्त तोरा साथे नहीं रहेंगे। मैडम छोड़ के अपने मायके चली गई, घर चली गई। से सपोज एग्जांपल, दिस इज केस नंबर 1। थोड़ा सा दुख हुआ, मैडम छोड़ के चली गई। भाई पॉजिटिव रिलेशन की नेगेटिव रिलेशन, नेगेटिव रिलेशन। क्लियर है जी बच्चे? अब इधर ध्यान देंगे, इसी में केस नंबर 2, सेम सिचुएशन इज गोइंग ऑन। केस नंबर 2, मैडम ने कहा सब्जी लेते आइए। भाई सब्जी हम लेके आए, मने मने सोच रहे हैं इसी में मैडम 5-7 दिन चला देती तो बड़ा अच्छा रहता। मैडम भी देख रही हैं कि भाई बंदा थोड़ा सा टेंशन में है, वो जबरदस्ती उसमें अपना एडजस्टमेंट करके 6 दिन 7 दिन 8 दिन चला रही हैं। हम बोल रहे हैं भाई इतना दिन हो गया अभी तक तो बोल ही नहीं रहे हैं कि सब्जी खत्म हो गया, हम क्या बात है। फिर जाके सब्जी लाए, फिर देख रहे हैं कि हम 7 दिन एक्सपेक्ट कर रहे हैं तो मैडम जबरदस्ती 8 दिन 9 दिन चला रही हैं। खुद में गिल्टी फीलिंग होने लगा, भाई मेरे चलते सबको दिक्कत हो रहा है। दिस इज केस नंबर 2 बच्चा। क्लियर? मैडम के पास गए, मैडम के पास जाके बोले भाई मेरे चलते तुम लोग को भी दिक्कत हो रहा है ना। मैडम ने कहा अरे भाई काहे टेंशन लेते हैं आप, एकदम टेंशन मत लीजिए, नून रोटी खाएंगे, जिंदगी संग ही बिताएंगे। इधर ध्यान दे बच्चा, मैडम सुख में भी मेरे साथ थी, मैडम दुख में भी मेरे साथ है। विच टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज देयर? ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव रिलेशनशिप इज देयर। समझ में आ रही बाजी बच्चे? तो अगर हम साथ साथ हैं, चाहे सुख हो चाहे दुख हो, तो पॉजिटिव रिलेशन इज देयर। थोड़ा सा तकलीफ हुआ, मैडम भाई चली गई, विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर? नेगेटिव रिलेशन। समझ में आ रही बाजी बच्चे? क्लियर है जी? अब इधर ध्यान देंगे बच्चे, हम हैं भाई इनकम और मैडम है डिमांड, ऑब्वियस ही बात है। क्लियर? इनकम बढ़ा, मैडम ने देखा कि बंदे के पास पैसा आया है, थोड़ा खर्चा करवा दिए, चलो भाई कोई बात नहीं। लेकिन इनकम घटा, मैडम ने कहा कि भाई थोड़ा पैसा का दिक्कत है, हम देख रहे हैं, तो मैडम ने अपने खर्चा को भी कम कर दिया। तो मैडम सुख में भी साथ है, दुख में भी साथ है। विच टाइप ऑफ रिलेशन इज देयर? ऑब्वियस ही बात है कि देयर इज पॉजिटिव रिलेशन। समझ में आ रही बाजी बच्चे?
क्लियर है जी बच्चे? तो वापस से रिपीट करते हैं भाई, दो फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया। पहला फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, दैट इज प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस का डिमांड के साथ कैसा रिलेशन है। क्लियर है जी बच्चे? अगर प्राइस बढ़ेगा, इन केस ऑफ राइज इन प्राइस देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांड, सॉरी डिक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। और अगर गुड्स का प्राइस घटेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड। तो हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, प्राइस और डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है भाई, नून रोटी। हाँ जी ललित साहब, नून रोटी, यस। तो ध्यान देंगे, पहला फैक्टर जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, प्राइस और डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन है भाई, इनवर्स रिलेशन। क्लियर है जी? दूसरा फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया, इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर। अब जैसे ही कोई आपसे पूछे कि इनकम और डिमांड में कैसा रिलेशन है, आप फट से क्या बोलेंगे भाई, भाई ये इस बात पे डिपेंड करता है कि किस नेचर का गुड्स है। In case of normal goods, there will be positive relation between income and demand, and in case of inferior goods के केस में there will be negative relation between income and demand. क्लियर है जी बच्चे? यहां तक का कंसेप्ट क्लियर है? आगे बढ़ते हैं बच्चे। अगला फैक्टर जो डिमांड को अफेक्ट करता है, दैट इज प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स। ध्यान से समझेंगे बच्चे, रिलेटेड गुड्स का क्या प्राइस है, ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। क्लियर है जी बच्चे? अब वापस से, इकोनॉमिक्स में रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार के होंगे। कौन कौन से? एक को बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स एंड द सेकंड वन विल बी सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है जी बच्चे? हमने कहा रिलेटेड गुड्स का क्या प्राइस है, ये भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करता है। एंड रिलेटेड गुड्स आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा भाई? सब्स्टिट्यूट गुड्स, और दूसरा क्या होगा भाई, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब ये सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स क्या होता है, इधर ध्यान से समझेंगे। कुछ भी नहीं, कोई इंस्टाग्राम, कोई फेसबुक नोटिफिकेशन नहीं, बस ऐसे ही हमारी बात आप ध्यान से सुनते रहेंगे कॉन्सेप्चुअली। क्लियर है जी बच्चे? ध्यान देंगे। हमने कहा रिलेटेड गुड्स कितने टाइप के होंगे भाई, तो नंबर 1 सब्स्टिट्यूट और कंपीटिंग गुड्स, एंड सेकेंड वन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। ध्यान से समझेंगे बच्चे। अब ये सब्स्टिट्यूट गुड्स या कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स किसको बोलते हैं भाई, तो इधर ध्यान देंगे बच्चा। द गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर आर नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। वैसा गुड्स जो हम एक के बदले दूसरा यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है जी बच्चे? वापस से रिपीट करते हैं बच्चा। एक मिनट बच्चे। हाँ जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स का मतलब हमने क्या कहा, वैसा गुड्स जो हम एक के बदले दूसरा यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। एग्जांपल, पेप्सी एंड कोक, स्लाइस एंड माजा, टी एंड कॉफी, लाइफबॉय डिटॉल, एयरटेल जियो, एरियल सर्फ एक्सेल। द गुड्स विच आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ वन अनदर, एक के बदले दूसरा यूज करते हैं, उसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट गुड्स। क्लियर है जी बच्चे? अब इधर ध्यान से समझेंगे, ये जितना भी हमने अभी आपको एग्जांपल दिया बच्चे, पेप्सी, कोक, स्लाइस, माजा एटसेट्रा, ये सारे के सारे एक दूसरे के कंपटीटर्स हैं, है कि नहीं भाई, कंपटीटर्स। क्लियर? इसीलिए सब्स्टिट्यूट गुड्स का दूसरा नाम कंपीटिंग गुड्स भी है। दैट्स व्हाई सब्स्टिट्यूट गुड्स आर आल्सो नोन एज कंपीटिंग गुड्स। अब ध्यान देंगे, मतलब क्या हुआ भाई, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में पहला इन्होंने कहा सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब मेरे कंपटीटर ने अपने गुड्स का क्या प्राइस रखा है और उसके प्राइस में क्या चेंजेस हो रहा है, यह भी एक फैक्टर है जो मेरे गुड्स के डिमांड को अफेक्ट करेगा। एग्जांपल, पेप्सी के प्राइस में अगर चेंजेस होगा, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, तो कोक के डिमांड में भी चेंजेस होगा। एग्जाम्पल, अगर पेप्सी महंगा होगा तो ऑब्वियस ही बात है कि कोक का डिमांड जो है वो क्या होगा भाई, बढ़ेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पेप्सी कंज्यूम कर रहे थे वो कोक की तरफ शिफ्ट करेंगे। हमारा एजम्पशन है कि अदर फैक्टर कांस्टेंट है, मतलब अदर फैक्टर का कोई रोल नहीं है, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड ऑल नॉर्मल। हम लोग किसी एक फैक्टर को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो हम एज्यूम करते हैं कि अदर फैक्टर कांस्टेंट है।
क्लियर है जी बच्चे? इसके बारे में और भी चीजें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, अदर फैक्टर के बारे में अब ध्यान देंगे। इन केस ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, अगर पेप्सी महंगा होगा तो देयर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, कोक का डिमांड जो है वो क्या होगा भाई, बढ़ेगा। और अगर पेप्सी सस्ता होगा, पेप्सी का प्राइस कम होगा, तो बहुत सारे लोग जो कोक कंज्यूम कर रहे थे वो स्विच ओवर करके पेप्सी की तरफ आएंगे, तो कोक का डिमांड जो है वो क्या होगा भाई, कम होगा। कहने का मतलब इन केस ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ पेप्सी, अगर पेप्सी महंगा होगा तो देर विल बी इंक्रीज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक, और अगर पेप्सी सस्ता होगा तो देर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कोक। तो फटाफट से सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में एक के प्राइस और दूसरे के डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन हो गया भाई, सर देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन और डायरेक्ट रिलेशन। मैं बार बार कह रहा हूं बच्चे, रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उसी के बेसिस पे आगे चल के हम लोग डायग्राम बनाएंगे। क्लियर है जी बच्चे? क्लियर? तो दैट इज नोन एज सब्स्टिट्यूट। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी एंड डिमांड ऑफ अनदर। एक का प्राइस और दूसरे रिलेटेड गुड्स के डिमांड में आपस में पॉजिटिव रिलेशन होगा। अब ध्यान देंगे, इसी का दूसरा पार्ट जो है दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट का डेफिनेशन हमने आपको क्या बोला था भाई, वैसा गुड्स जो हम लोग एक के बदले दूसरा यूज करते हैं उसको बोलेंगे सब्स्टिट्यूट गुड्स। अब ध्यान से समझेंगे, द गुड्स विच आर यूज्ड टुगेदर, वैसा गुड्स जो हम लोग साथ साथ यूज करते हैं उसको बोलेंगे दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। एग्जांपल, मिल्क एंड टी, मिल्क एंड शुगर, पेन एंड रिफिल एटसेट्रा, ब्रेड एंड बटर, साथ साथ यूज करते हैं भाई, तो इसको हम लोग बोलेंगे दैट इज नोन एज कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। अब इधर ध्यान देंगे, अगर मिल्क महंगा होगा, अगर दूध महंगा होगा, अदर फैक्टर रिमेनिंग सेम, अगर मिल्क महंगा होगा तो चाय का कंजम्पशन जो है वो क्या होगा भाई, कम होगा। इन केस ऑफ राइज इन प्राइस ऑफ मिल्क देयर विल बी फॉल इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ टी, टी का कंजम्पशन डिमांड जो है वो क्या होगा भाई, कम होगा। और अगर मिल्क सस्ता हो गया तो चाय का डिमांड जो है वो कंपैरेटिवली क्या होगा भाई, ज्यादा होगा। तो इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, एक का प्राइस और दूसरे के डिमांड में आपस में किस प्रकार का रिलेशन हो गया, सर नेगेटिव रिलेशन और इनडायरेक्ट रिलेशन विल बी देयर। क्लियर है जी बच्चे? तो वापस से रिपीट करते हैं बच्चे फटाफट से। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किया तीन ऐसे फैक्टर हैं जो कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करते हैं। अभी तक तीन फैक्टर डिस्कस किए। पहला फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई, प्राइस ऑफ द कमोडिटी, गुड्स का प्राइस कितना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करता है। क्लियर है जी बच्चे? इन केस ऑफ चेंज इन प्राइस, ऑब्वियसली देयर विल बी चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ऑल्सो। प्राइस और डिमांड में आपस में क्या रिलेशनशिप है भाई, तो प्राइस और डिमांड में आपस में इनवर्स रिलेशन है। दूसरा फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस किया था, दैट वाज इनकम लेवल ऑफ द कंज्यूमर, कस्टमर का इनकम कितना है। अब इनकम और डिमांड में आपस में क्या रिलेशन है भाई, तो इनकम और डिमांड में क्या रिलेशन है, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि किस नेचर का गुड्स है। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड्स देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन, एंड इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स देयर विल बी नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन। क्लियर है जी बच्चे? उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था भाई कि रिलेटेड गुड्स का क्या प्राइस है, ये भी एक फैक्टर है जो कहीं ना कहीं डिमांड को अफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा। अब रिलेटेड गुड्स भी दो प्रकार के हैं भाई, कौन कौन से, एक को क्या कह रहे हैं, एक को कह रहे हैं भाई सब्स्टिट्यूट गुड्स और दूसरा क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स के केस में देयर विल बी पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स के केस में देयर विल बी नेगेटिव और इनवर्स रिलेशन बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। क्लियर है जी बच्चे? यहां तक में कोई दिक्कत नहीं भाई? क्लियर है? चलिए, हाँ जी। तो तीन इंपॉर्टेंट फैक्टर हम लोगों ने डिस्कस कर लिया भाई। क्लियर? अगले क्लास में इसके और भी जो फैक्टर्स हैं वो हम लोग अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन मंडे। क्लियर है जी? और नेक्स्ट क्लास का टाइमिंग आपके पास मैसेज चला जाएगा, आई थिंक या तो 10 बजे से होगा या मोस्ट प्रोबेबली 11 बजे से होगा। आज का टाइमिंग 10 से 11 था। नेक्स्ट क्लास से मोस्ट प्रोबेबली द टाइमिंग विल बी फ्रॉम 11 टू 12, शायद आपके पास अकॉर्डिंगली मैसेज चला जाएगा बच्चे। क्लियर है जी? और ये नोट्स भी मैं प्रयास करूंगा जो भी कंसर्न ब्रांचेस से स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो नोट्स, ये वाला नोट्स उन तक पहुंच जाए। क्लियर है जी बच्चे? अगले क्लास में मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू बच्चे। हाँ जी गोपाल जी, बाय बाय।
अगले क्लास में मिलेंगे बच्चा।